मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की क्लास आज शुरू हो रही है, जिसमें हम लोग इन्वेडर्स, आक्रमणकारी, जो भारत पे आक्रमण करने वाले बाहरी जो थे, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मी प्रवीण ऐश्वर्या, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पिन्नी अभिषेक पांडे जुड़ी हैं। गुड मॉर्निंग पिन्नी। ये हमारा जो स्पेशल क्लास है, और जिसमें हम लोग इन्वेडर्स, आक्रमणकारी जो भारत पे आक्रमण किए, उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। विकास हमें भी ज्वाइन कर गई है, वेरी गुड। गणेश फातिमा, आज का ये सेशन है, इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। अंबिका, जैसा कि अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इन्वेडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। गणेश फातिमा जुड़ी है। जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि ये जो क्लासेस है हमारी रेगुलर 9 o'clock से एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस चलती हैं, तो आप 9 o'clock जुड़ सकती हैं। प्लस ये स्पेशल क्लास है जो कॉमन है, सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है। आप सीटेट से लेकर के और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे TSSB हो गया, TGT, PGT और KBS वगैरह के एग्जाम्स के लिए अभी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो सीटेट में है उसमें एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट होता है, और बाकी एग्जाम्स में जो है कॉमन होता है, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ऑल, उन सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये अलग से इन्वेडर्स जो है टॉपिक इंक्लूड किया है आप लोगों के लिए। और काफी इसमें कुछ इंक्लूड किया है जो कि मोस्टली जो आप वनडे एग्जाम्स का प्रिपरेशन करेंगे। गौरव जुड़ गए हैं, थैंक यू गौरव फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। चलिए, तो ये हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये अलग से स्पेशल क्लास इसीलिए लेकर आया कि थोड़ा सा ज्यादा जानकारी मिल जाए। उसमें 1 घंटे कवर हो जाते हैं उस क्लास 7 के एनसीईआरटी में। तो ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके है, जो कि स्पेशल है। तो इसमें करेंगे हम लोग, तो शुरुआत कर ही देते हैं, बाकी लोग जोड़ते जाएंगे और ज्ञानवर्धन होना चाहिए। पिछले क्लास में भी हम लोग ये देखे थे, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जिसमें इतिहास का अध्ययन हो रहा है। विमला भी ज्वाइन कर गई, थैंक यू विमला फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। ऐसे ही मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए। ये मेडिवल हिस्ट्री का है, यही तक आपको दिखेगा सेम पिछली क्लास का। बाकी जो है 1000 ईयर्स का हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री में। और यहाँ भी लास्ट में, जैसा कि हमारे सभी कोर्सेज में है कि अब लास्ट में 10 क्वेश्चन होता है, तो इसमें भी मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं।
बट ये पूरा पूरा इंग्लिश में है, यहाँ पे हिंदी में नहीं लिया है, सभी कुछ जो है इंग्लिश में इंक्लूड किया है। चलिए, तो यहाँ द इन्वेडर्स, आपको यहाँ से शुरुआत होती है। आशी जुड़ गई है वंस अगेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रवीण अनअकैडमी के नाम से चैनल है। वहां से आप जो भी सवाल हो आप उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इन्वेडर्स है, जो भारत पे जो बाहरी आक्रमण हुए उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो सबसे पहला, देखिए इंग्लिश स्लाइड आसान होता है मेरे लिए बनाना, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग मुश्किल होता है, फिर भी मैं मुश्किल वाला काम चुना हुआ हूँ और कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चों को भी ज्यादा फायदा हो सके। लतिका ज्वाइन कर गई है, मुकेश थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। तो इसमें डिस्कस करने वाले हैं इन्वेडर्स, जो भारत पे बाहरी जो आक्रमणकारी थे उन्होंने जो भारत पे आक्रमण किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा डिटेल ले लिया है मैंने। तो सबसे पहले जो पहला जो बाहरी आक्रमण था वो आक्रमण करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम। जी मुकेश, आप भी ज्वाइन कर गए हैं, थैंक यू। तो पहला जो ज्वाइन करने वाला जो इन्वेडर था, जो आक्रमणकारी था, वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो आपको फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, मोहम्मद बिन कासिम। अब देखेंगे जो भारत में जो सिंध में सबसे पहले द राइज ऑफ इस्लाम इन इंडिया बिगन विद द कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। सबसे पहले इस्लाम की जो शुरुआत होती है, सबसे सफल आक्रमण कहिए तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा था, और वो भी सबसे पहले सिंध पे आक्रमण किया था। वन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द प्रेजेंट डे पाकिस्तान, और वर्तमान में वो सिंध प्रांत है पाकिस्तान में। एंड ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशंस बाय द अरब्स। ठीक है, अरब द्वारा जो भारत पे आक्रमण किया गया उनमें सबसे पहला जो प्रदेश था, एरिया था, वो यही था, सिंध था। ठीक है, और नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं, आज ये स्पेशल क्लास मैंने रखा है। ठीक है, वैसे रेगुलर 9 o'clock से मेरी क्लासेस होती है, और कोई भी सजेशन हो या कोई नया चीज इंक्लूड करना हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, उस पर गौर करूंगा, उसको अमल में लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो है मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि यहाँ पे सिंध प्रांत था और इससे आगे जो सिंधु नदी थी, तो मोस्टली जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, वो सिंधु नदी पार नहीं कर पाते थे। उनकी सेना जो थी वो आगे नहीं बढ़ पाती थी, क्योंकि सिंधु नदी पार करना होता था। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वाज सक्सेसफुल आफ्टर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम that Sindh, then part of India along the Indus River, now in Pakistan, was conquered। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में सिंध प्रांत पे कब्जा किया गया, जीता गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि मोहम्मद बिन कासिम was an उमैयाद जनरल। ठीक है, उमैयाद का जनरल था। ठीक है, और यहाँ पे जब वो आक्रमण किया तो यहाँ पे कई सारे जो क्योंकि ये सिंध प्रांत था और नदियां थी, तो यहाँ पे छोटे मोटे जहाज चलते थे, बंदरगाह थे अरब सागर पे, तो अरब सागर में बंदरगाहों को लूटा गया। ठीक है, और क्योंकि लूटा गया इसीलिए जो यहाँ पे लुटेरे होते थे, जो बंदरगाह वगैरह पे लूटपाट करते थे। ठीक है, अब देखेंगे जो मोहम्मद बिन कासिम था, who conquered the Sindh and Punjab regions at a very young age of 17। जब वह 17 साल का था, 17 years का था, तभी वह इस सिंध प्रांत पे कब्जा कर लिया था, मीन्स की यहाँ पे आक्रमण किया था। ठीक है, अब देखिए जो इन लोगों के लूटने का या आक्रमण करने का मेन रीजन, जैसा कि पिछली क्लास में भी देखे थे,
था कि इन लोगों को पता था कि इन प्रांत में, सिंध प्रांत में या जो भारत का जो पार्ट था, यहाँ पे बहुत ज्यादा धन है। इसके लिए वो ये सब जो आक्रमण करते थे, ठीक है, और भारत में मंदिरों में ज्यादा धन हुआ करते थे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज है कि घनश्याम, देखिए घनश्याम ये हम लोग इन्वेडर्स कर रहे हैं। द लास्ट महाराजा ऑफ ब्राह्मण डायनेस्टी राजा ताहिर वॉज डिफीटेड बाय द मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। ब्राह्मण डायनेस्टी का जो सिंध में जो रूलर थे उस टाइम, वो राजा ताहिर थे, उनको हराया मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। और ये सभी जो बातें हैं हमें पता चलता है चचनामा नामक पुस्तक से, ठीक है। चचनामा में ये सभी चीजें जो है अंकित की गई है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से एक है, मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू हैव सक्सेसफुली इन्वेडेड सिंध। पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम जिसने सक्सेसफुली सिंध पे विजय प्राप्त की थी, इन्वेड किया था, आक्रमण करके आक्रमण किया था, ठीक है। और सबसे पहले जो जजिया जो होता है, एक कर होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला मोहम्मद बिन कासिम ही था, ठीक है। इसने ही सबसे पहले जजिया कर इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। और इसके कई महत्व थे, भारत की राजनीति में भी इसके इम्पोर्टेंस थे उस टाइम जो हुआ, ठीक है। और सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी जो है ये सब इन्वेडर्स थे, वो मंदिरों को लूटते थे, तो और लूट करके जो लूटा हुआ चीज था ये ले जा करके अपने राज्य में, अपने जहां उनकी राजधानी होती थी उनको वो अच्छा सजाने और संवारने में खर्च करते थे। अब देखिएगा, A detailed account of Muhammad conquest, ये चीज मैं आपको बता दिया कि of Sindh and his death is found in the चचनामा। ये ध्यान में रखिएगा, चचनामा नामक पुस्तक में जो कि 13th सेंचुरी की पर्शियन भाषा में लिखी हुई एक टेक्स्ट है, जिसमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ देखेंगे जो दूसरा इन्वेडर है वो तो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया। तो दो जो मोस्ट इन्वेडर्स थे, जैसा कि एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो यहीं से शुरुआत होती है एनसीईआरटी में, और इन्हीं दो इन्वेडर्स महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी, इन गजनी और गोरी के बारे में ही डिस्कस किया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये महमूद गजनी है, चेहरा से ही लग रहा है बहुत क्रूर व्यक्ति की तरह इसका फेस, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। These two were the major invaders of the early medieval period। अर्ली मेडिवल टाइम में जो दो ये लोग गजनी और गोरी, ये दो पर्सन जो थे यही मेजर इन्वेडर्स थे, जिसमें आप देखेंगे मोहम्मद गजनी के बारे में क्या क्या मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो निशाकांत यादव जी, निशाकांत, ये 9 o'clock से एक्चुअली मेरी रेगुलर क्लासेस होती है, ये स्पेशल क्लास मैंने अभी अरेंज किया था 11 o'clock से स्पेशली इन्वेडर्स को डिस्कस करने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि गजनी वाज अ स्मॉल किंगडम ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में गजनी नामक एक साम्राज्य था, सानिया श्री। ये हम लोग इन्वेडर्स कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें गजनी के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये जो है गजनी एक जगह था जहाँ पे महमूद, उसका जो रूलर था महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, महमूद रूलर था। जो ओरिजिनल नाम है महमूद है, चूंकि वो गजनी का रूलर था इसलिए उसको गजनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान में किंगडम था, which was founded by a Turkish nobleman in the 10th century।
ठीक है, 10वीं शताब्दी में टर्किश मैन के द्वारा फाउंड किया गया था। वन ऑफ इट्स सक्सेसर नेमली महमूद वांटेड टू मेक गजनी इनटू अ बिग एंड पावरफुल किंगडम। मोना टुटेजा, ये जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग अगर रेगुलर क्लासेस चाहते हैं तो 9 o'clock जुड़िएगा। ये 11 o'clock स्पेशल क्लास है आज मेरी, जिसमें इन्वेडर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि जो गजनी था वो अपने साम्राज्य को पावरफुल साम्राज्य बनाना चाहता था, इसीलिए उसने क्या डिसाइड किया कि सेंट्रल मध्य एशिया के भाग को अपने आप में, अपने राष्ट्र में, अपने राज्य में मिलाने की इच्छा रखा और फिर वो शुरू किया दूसरे राष्ट्रों पे आक्रमण करना। ठीक है, और इसी क्रम में वो भारत भी आता है। तो यहाँ पे देखेंगे, इन ऑर्डर टू मेक हिज लार्ज एंड पावरफुल आर्मी महमूद हैड नीडेड अ ह्यूज प्रॉपर्टी। ठीक है, बड़ी आर्मी बनाने के लिए क्या करना होता है, आप देख रहे हैं कि धन का संचयन में पिछली क्लास में जो हमारा रेगुलर क्लास चलता है उसमें डिस्कस किया था। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो मेरी पुरानी क्लासेस देख सकते हैं, 12-14 क्लासेस हो गई है हमारी एनसीईआरटी से, तो उनको स्टार्टिंग से समझ में आएगा कि क्या है इतिहास में और कैसे ये सब आगे बढ़ रहा है। अब देखेंगे कि उसको इन साम्राज्य को विस्तार के लिए ज्यादा धन की जरूरत थी। ठीक है, और गजनी या जो भी इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे, उनको ये पता था कि भारत में जो है, क्योंकि उस टाइम भी भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और मसालों के लिए बहुत फेमस था। और आज भी इंडिया जो है जेम्स एंड ज्वेलरीज और मसालों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है और उस टाइम भी जाना जाता था। तो यहाँ जो व्यापारी आते थे या जो लेखक आते थे और वो भारत के बारे में यही लिखते थे कि भारत जो है पूरा सोने की चिड़िया है और संपूर्ण विश्व का सोना, पूरे वर्ल्ड का सोना जो है घूम फिर करके भारत में ही इकट्ठा होता है। मीन्स कि भारत की बड़ाई में बहुत सारे ऐसे जो भ्रमणकारी होते हैं वो यहाँ आए तो भारत के बारे में ये सारी चीजें लिखते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को पता चलता है कि अगर आपको अपने साम्राज्य का, सत्ता का विस्तार करना है तो धन कहाँ से आएगा, तो धन आएगा भारत से। क्योंकि भारत के मंदिरों में क्या था, भारत के मंदिरों में बहुत ज्यादा धन था। जैसा कि पिछली क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आजकल भी आप मंदिर जो है एक तरह से अब पैसा कमाने, हालांकि नहीं कहना चाहिए हिंदू धर्म में और एक एज ए टीचर होते हुए किसी धर्म के बारे में नहीं कहना चाहिए ऐसे। ठीक है, लेकिन आप देखें कि सब जगह अब पैसा ही चलता है। ठीक है, लोग इतने ज्यादा मंदिरों में दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं कि आप देखेंगे कि जो साईं बाबा का मंदिर है महाराष्ट्र में, शिरडी में, ठीक है, इतना सारा धन है उस मंदिर में, इतना सारा धन है। रेगुलर मैम कुछ जगह गलत है, क्या गलत है, किनको बोल रही हैं आप? मुकेश की कोई डाउट है आपको? कुछ डाउट है तो बताइए। चलिए, तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मंदिरों में बहुत ज्यादा धन था जिसकी वजह से ये सभी भारत पे आक्रमण करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि द फर्स्ट रेड ऑफ महमूद बिगन इन एडी 1000 एडी में पहला रेड की शुरुआत होती है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। 25 साल में महमूद ने कितने रेड्स किए, तो 17। ये प्रश्न आता है कि महमूद गजनी ने कितनी बार भारत पे आक्रमण किए,
तो 17 बार, ठीक है। Meanwhile, he fought battles in Central Asia and in Afghanistan as well. और इसी टाइम में उसने कई सारी लड़ाइयां लड़ी, जो मध्य एशिया है वहां पे भी और अफगानिस्तान में भी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। अब आगे देखते हैं, बिटवीन AD 1010 एंड 25, ठीक है, 1010 से 1025 तक, महमूद अटैक ओनली ऑन द टेम्पल टाउन्स इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि धन जो है वो मंदिरों से ही मिलने वाला है, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है, या इन्हीं सभी पार्ट्स पे, मींस की मंदिरों पे ही अटैक करने की शुरुआत करता है, ठीक है। As he had heard that there were much gold and jewelry kept in the big temples in India, ठीक है। आज भी है, कई सारे ऐसे मंदिर है जहां से अगर वो भारत सरकार को वो धन दे देते, भारत की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा सुधार हो जाएंगे, ठीक है। ट्रस्ट है, ट्रस्ट का पैसा जो होता है उसमें टैक्स नहीं लगता है, विदाउट टैक्स होता है, इसीलिए ये सब मंदिर और मठे या मस्जिद या ये सब होता है, उनके पास बहुत ज्यादा धन होता है, टैक्स फ्री होता है सब। चलिए अब महमूद ऑफ गजनी के बारे में आगे देखते हैं। वन ऑफ दीज अटैक्स, ठीक है, which is frequently mentioned while discussing medieval history was the destruction of Somnath temple located in western India। देखिए यहाँ पे एक कहानी प्रचलित है, कई तरह के मिथ है या राइट है, ये तो पढ़ने की बात है, कई सारे इतिहासकार इसको गलत बताते हैं, कई सही भी बताते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे 51,000 जो भगवान शिव हैं, शिव के फॉलोअर्स थे और वो पूजा वगैरह करते रहते थे, ठीक है, साधु महात्मा कह सकते हैं उनको। और जब पता चलता है कि गजनी जो है सोमनाथ टेम्पल पे आक्रमण करने आ रहा है, तो उसके पास बहुत कम सेना थी, लगभग 1,000 के आसपास में, और साधुओं की संख्या ज्यादा थी उस टाइम वहां पे। तो ये साधु लोग जो हैं वो क्या करते हैं, भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं कि अब जो इस राक्षस का अंत जो है शिव जी ही करेंगे, क्योंकि सोमनाथ टेम्पल जो है वहां पे शिव जी स्थापित है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये सभी पूजा करने लगे और इनको लगा कि भगवान शिव आएंगे और वही इस राक्षस रूपी गजनी को मारेंगे और इसका अंत करेंगे, और इस तरह से वो ओम नमः शिवाय का पाठ करने लगे। और इसी बीच में वो गजनी आता है और सभी जो साधु होते हैं जो ओम नमः शिवाय करते रहते हैं, उनका सर जो है धड़ से अलग करते हुए और जितना धन है वो लूट करके चला जाता है। अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर ये साधु आत्मविश्वास रखते और खुद पे विश्वास करके अगर उस गजनी पे अटैक करते, तो एक एक जो सेना थी, क्योंकि 51,000 लोग साधु थे और गजनी के पास 1,000 लोग, 1,000 के आसपास में सेना थी, तो वो सभी मिलकर के बड़े आराम से उसको मार सकते थे। लेकिन भगवान पे भरोसा करके कि भगवान ही आएंगे और बचाएंगे, इस वजह से न भगवान आए और न वो लोग बच सके और गजनी जो है सारा लूट करके ले गया। ऐसा एक मिथ है, कहीं कहीं इतिहास में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ये कहाँ तक सच्चाई है ये कहीं लिखा हुआ है, कहीं कुछ है, लेकिन एक स्टोरी था जो इससे रिलेटेड था, तो मैं आपको बता दिया कि ये है कि आप जो खुद से आप मेहनत करेंगे वही इस जमाने में आपके साथ रहेगा, ठीक है। कहावत भी है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए खुद करना चाहिए था उन लोगों को, और इस तरह से जो इतिहास में ऐसा बना वो नहीं बनता और एक इतिहास अलग ही होता। पर्शियन जी, फारसी होता है।
आप देखिएगा इन 1030 महमूद डाइड एंड द पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया गेट रिलीव। ठीक है, 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है और भारत के जो लोग हैं वो इस आक्रमणकारी से शांति पाते हैं। ठीक है, तो महमूद वाज डिस्ट्रक्टर ऑफ द इंडियंस, but in his own country he was a builder of a beautiful mosque and a large library। यहाँ से लूट कर ले जाता था, भारतीयों के लिए तो वो डिस्ट्रक्टर था, आक्रमणकारी था, तहस नहस करने वाला था, लेकिन वो अपने देश में यहाँ से लूट करके जो पैसा ले जाता था उससे सुंदर मस्जिद वगैरह बनवाता था, लाइब्रेरी बहुत बड़ा बनवाया। ठीक है, मीन्स की अपने राज्य की अपने क्या कहते हैं क्या राजधानी को उसने अच्छे से सजाया सवारा। ठीक है, महमूद वाज द पैटर्न ऑफ फेमस पर्शियन पोएट फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी का बहुत कायल था, हु रोट द एपिक पोएम शाहनमा। ठीक है, और फिरदौसी ने ही एक पोएम लिखा शाहनमा। ठीक है, ये उसी तरह से है जैसे प्रशस्ति होता था, प्रशंसा में लिखा हुआ होता था, उस टाइप का है। ठीक है, महमूद सेंट द सेंट्रल एशियन स्कॉलर अलबेरुनी टू इंडिया। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि अलबेरुनी को किसने भेजा था। ठीक है, तो महमूद गजनी ने ही अलबेरुनी को भारत भेजा था, who lived here for many years and written his experience describing the country and condition of the people। ठीक है, हिंदी माध्यम में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आकांक्षा मिश्रा सुन पा रही हैं आप? सभी को आवाज जा रही, क्लियर है गजनी तक? चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा अगला स्लाइड है। गजनी के बाद अगला रूलर जो आता है गोरी आता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी जो है किताबुल हिंद जी, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है किताबुल हिंद। चलिए अब आगे आते हैं मोहम्मद गोरी। यहीं से मोहम्मद गोरी की शुरुआत होती है और इतिहास में गोरी के भी कई सारे युद्ध जो हैं वो दर्ज हैं। ठीक है, गौर किंगडम का रूलर होता है मोहम्मद गोरी। ठीक है, इट वॉज अ स्मॉल किंगडम ऑफ अफगानिस्तान। He was the supreme ruler of गुरीद एम्पायर। गुरीद वंश कहिए या गुरीद साम्राज्य कहिए, उसका सुप्रीम सर्वोच्च रूलर था मोहम्मद गोरी। He was more ambitious than महमूद। गजनवी से ज्यादा एम्बिशियस था गोरी। ठीक है, गोरी और गजनवी में अंतर यही है कि गोरी जो है जहां जहां आक्रमण करता था, लूटपाट करता था, वहां पे अपना एक स्लेव या उसको कहिए तो राज्यपाल नियुक्त कर देता था। लेकिन गजनवी जो था वो लूटपाट करने के बाद अपने राज्य में वापस चला जाता था, अपनी राजधानी को वापस चला जाता था। लेकिन गोरी जो है अपने स्लेव को वहां पे अपॉइंट कर देता था। देखिएगा आगे है, he was not only interested in robbing wealth of India but also intended to conquering northern India and adding it to his kingdom। ठीक है, मींस कि वो एम्बिशियस तो था ही, भारत में धन वगैरह तो लूटता ही था, उसके साथ साथ जो नॉर्थ इंडिया के पार्ट थे उनको अपने साम्राज्य में, अपने किंगडम में भी मिलाते चलता था।
दुर्गा सिलोटे। दुर्गा, ये स्पेशल क्लास है हमारी 11 o'clock से, और रेगुलर क्लासेस मेरी 9 o'clock से होती है। सॉरी, आप लोग एनसीईआरटी के लिए जुड़ सकती हैं उसमें, ठीक है। गौरव और अंबिका, आपको ये बता दूं कि एक और क्लासेस आज मेरी अनाउंस्ड है इवनिंग में 8 बजे। वो एंशिएंट हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में 8 o'clock पे 8 बजे, ठीक है। सबका उद्देश्य यही है कि जो मॉर्निंग वाली 9 o'clock पे क्लासेस होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर पाऊं। जो मेरा रेगुलर क्लास है वो 9 o'clock मॉर्निंग वाला ही रहेगा। इन सभी क्लास का उद्देश्य नए नए स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देना है कि वो लोग मुझे 9 o'clock ज्वाइन करें। क्लियर? तो आप लोग भी जिनको जानते हैं उनको 9 o'clock क्लासेस के लिए जरूर इनवाइट कीजिएगा। और ये सभी इनविटेशन के लिए ही क्लासेस है कि सभी स्टूडेंट्स को 9 o'clock वाली क्लास में जोड़ा जा सके। चलिए, तो मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि वो अपने राज्य का विस्तार भी करता था इसके साथ साथ। अब देखिए, मोहम्मद गोरी से रिलेटेड कई सारे स्टोरीज जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अब देखिए, सिंस पंजाब हैड ऑलरेडी बीन अ पार्ट ऑफ गजनी किंगडम, देयरफॉर इट मेक्स इजियर टू गोरी टू प्लान इंडिया कैंपेन। देखिएगा, जैसे ही किसी भी इन्वेडर को नदी पार करके इस पार आने की सुविधा मिल जाती थी, वो सभी जो है आगे भी जाने की कोशिश करते थे, क्योंकि मेन जो दिक्कत होती थी वो उनके सेना को और हाथी वगैरह और जो चीजें थी उनको उस पार से इस पार लाने के में दिक्कत होती थी, इसीलिए नदी के उस पार ही रह पाते थे। लेकिन ये लोग क्या है कि पंजाब तक पहुंच गए थे, इसीलिए नॉर्थ इंडिया के पार्ट को पे विजय प्राप्त करना इनके लिए आसान हो गया था, ठीक है। अब मोहम्मद मोस्ट इंपोर्टेंट कैंपेन इन इंडिया वाज अगेंस्ट द चौहान रूलर पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है। इन 1991 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। यहाँ से भी एक प्रश्न उठता है कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच? पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से जो है स्टोरी में ट्विस्ट आता है। जैसे ही 1191 में गोरी पृथ्वीराज चौहान से हारता है, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान की प्रसिद्धि बढ़ जाती है। इसकी आसपास के एरियाज के जितने राजा होते हैं उन सभी राजाओं में पृथ्वीराज बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर बन के उभरते हैं, मजबूत राजा बन के उभरते हैं। और इसी बीच में एक रूलर है कन्नौज के जयचंद। जयचंद से इनकी जैसे ज्यादातर दुश्मनी तो नहीं थी, बट होता क्या है कि आस पड़ोस के जो राजा होते हैं वो दूसरे राजा की उन्नति देख करके जलते हैं। हालांकि मित्रता पूर्वक व्यवहार था इनके साथ, जयचंद के साथ। लेकिन होता क्या है कि जयचंद की एक डॉटर होती है जिसका नाम है संयोगिता, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो जैसे ही पृथ्वीराज की चर्चा पूरे अड़ोस पड़ोस के राज्यों में होने लगती है, तो ये खबर जयचंद की पुत्री संयोगिता के पास भी पहुंचती है, ठीक है। तो नाम सुनते ही संयोगिता जो है पृथ्वीराज की फैन हो जाती है, ठीक है। और बिना देखे हुए ही, मींस की दोनों बिना एक दूसरे को देखे हुए ही, यहाँ पे लिखा हुआ है द डॉटर ऑफ कन्नौज किंग जयचंद, बट बिफोर लव could flourish between the two, the relationship between Jayachand and Prithviraj Chauhan was strained.
इसमें कुछ स्टोरीज हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा कि एक पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक पोर्ट्रेट बनाने वाला पेंटर होता है। आप देखेंगे यहाँ पे नाम उसका दिया हुआ है पन्ना राय। पन्ना राय नामक जो पिक्चर बनाने वाला है, पेंटर है, वो पेंटर एक दिन कन्नौज के राजा जयचंद के पास जाता है और वहां पे जाकर के उनकी पुत्री संयोगिता का एक पेंटिंग बनाता है। और वहीं पे ये पन्ना राय जो है, ये पृथ्वीराज चौहान का एक पोर्ट्रेट दिखाते हैं संयोगिता को। और फोटो देखने के बाद, पोर्ट्रेट देखने के बाद एक दूसरे से दोनों को प्यार हो जाता है, ठीक है। आप देखिएगा, अपॉन रिटर्निंग पेंटेड संयोगिताज पोर्ट्रेट एंड शोड इट टू पृथ्वीराज, मींस की चित्र की अदला बदली हो जाती है, मींस की एक दूसरे को फोटो में ही देखते हैं। प्लस संयोगिता पहले से पृथ्वीराज की वीरता के बारे में जान चुकी होती है। आप ये कह सकते हैं मेडिएटर। और ये चूंकि पेंटर थे तो वहां पे दिखाया, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया है। आपको मैं ये पेंटिंग एनसीईआरटी वाले जब क्लासेस होगी तो उसमें दिखाऊंगा संयोगिता की जो पेंटिंग है वो। यहाँ पे मैं इंक्लूड नहीं कर पाया, ठीक है, बट उस वाले क्लास में जरूर कोशिश करूंगा। अगर ध्यान में रहा तो मैं संयोगिता की पेंटिंग दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे एक चीज और ट्विस्ट बन के निकलता है। ये तो इन दोनों के बीच है, पृथ्वीराज और संयोगिता के बीच। लेकिन मामला तब क्या होता है जब जयचंद जो है सुप्रीमेसी, मींस की राजाओं में सुप्रीम बनने के लिए, राजपूत राजाओं में जब लड़ाई होती है तो जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि यज्ञ होता था, राजसु यज्ञ, ठीक है। यहाँ पे राजसु यज्ञ करता है कौन? जयचंद। राजसु यज्ञ का मतलब होता है कि राजा जो है उसको अड़ोस पड़ोस के राजा जो है उसकी जो स्वाधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स की उनकी सुप्रीमेसी को स्वीकार कर लेते हैं, तब राजसु यज्ञ किया जाता है, ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान चूंकि उस टाइम गोरी को हरा चुके होते हैं तो इनको बहुत ज्यादा पावर होता है, तो इस वजह से ये उनकी सुपरमेसी को स्वीकार नहीं करते हैं। आप देखिएगा, हाउ ईवर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट जयचंद सुपरमेसी एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इनिमिटी। और यहीं से दोनों में, मींस की जयचंद और पृथ्वीराज में दुश्मनी की शुरुआत होती है। आगे चल के जब जयचंद को ये बात पता चलता है कि उसकी बेटी, की डॉटर जो है पृथ्वीराज से पत्र व्यवहार या उसके पोर्ट्रेट से बहुत ज्यादा लगाव रखती है, तो क्या करता है जयचंद जो है स्वयंवर की शुरुआत करता है। ये स्टोरी है। और उस स्वयंवर में सभी राजाओं को इनवाइट करता है, लेकिन पृथ्वीराज को इनवाइट नहीं करता है। और पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए अपने जो महल के गेट पे उनका एक पोर्ट्रेट खड़ा करवा देता है। होता क्या है कि उस स्वयंवर में जो संयोगिता आती तो है, लेकिन सभी राजाओं के सामने से गुजरते हुए चली जाती है और जाके उस पोर्ट्रेट को पहना देती है माला। इस तरह से और दुश्मनी बढ़ जाती है जयचंद और पृथ्वीराज के बीच। तो होता क्या है, ऐसा माना जाता है कि जयचंद ने ही दोबारा से मोहम्मद गोरी को इनवाइट कर किया कि आओ इस बार तुम पृथ्वीराज से युद्ध करो, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, ठीक है। तो इसलिए इतिहास में जयचंद को धोखेबाज के रूप में जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। कि इसी की वजह से दोबारा से मोहम्मद गोरी जो है लड़ाई करने के लिए पृथ्वीराज चौहान से तैयार होता है। और ठीक एक साल के बाद, मींस की 1192 में, आगे पढ़ के मैं सुना देता हूँ। जयचंद was raging with anger and he wanted to take revenge, बदला लेना चाहता है, so he formed an alliance with मोहम्मद गोरी, ठीक है।
सुन पा रहे हैं, समझ में आ रहा है सभी को? स्वाति, प्रताप कुमार, राधिका जिंदल, आर यू गेटिंग? समझ में आ रही है स्टोरी? जी अंबिका, आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है, गुड। जो नए लोग हैं उनको शशि लता जुड़ी हैं। ये इन्वेडर्स हम लोग कर रहे हैं, आक्रमणकारी। शशि लता मेरी रेगुलर क्लासेस 9 o'clock से होती है मॉर्निंग में, तो आप लोग अगर रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं हिंदी माध्यम में तो एनसीईआरटी बेस्ड, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग वाली क्लासेस रेगुलर क्लासेस है, काफी इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इनवाइट करता है तो फर्स्ट बैटल की लड़ाई से जो मोहम्मद गोरी है वो तो दुखी होता ही है। अब क्या करता है, उसको एक मौका मिल जाता है पृथ्वीराज से को हराने का, और प्लस कहा जाता है ना कि जो घर का भेदी है लंका ढाए, तो वैसे ही जो भेद है वो सारा जयचंद मोहम्मद गोरी को बता देता है, ठीक है। और एक साल के बाद 1192 में मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। और तराइन के दूसरे लड़ाई में, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज जो है वो हार जाते हैं मोहम्मद गोरी से, और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया जाता है। The defeat of Prithviraj opened the Delhi area to Muhammad and he began to establish his power. जी पुष्कर, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, ये जो है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन खत्म हो जाता है, पृथ्वीराज को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी हत्या कर दी जाती है। कुछ जगह स्टोरी में लिखा है कि जो है पृथ्वीराज जो है गोरी को तीर मारते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु होती है, ठीक है, आंख बंद करके। ऐसी भी स्टोरी है जो राजस्थान में प्रचलित है, तो आप ये सब देख सकते हैं। पृथ्वीराज संयोगिता के बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, उसमें दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। जयचंद को लगा कि मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज को हराने के बाद अब वापस नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक 2 साल के बाद, मीन्स की पहला जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जी अजमेर के रूलर थे ये, जो पृथ्वीराज चौहान है अजमेर के शासक थे। देखिए 1991, 1192 और 1194, इतिहास में ये 3 चीजें जो है गोरी के इतिहास में ये जुड़ता है। पहला है तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय और बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। अब क्या होता है कि जयचंद को लगता है कि सर, कहा जाता है कि संयोगिता को फेंक दिया था किसी ने, सच में देखिए फेंका था या क्या था, ये कई तरह के स्टोरीज हैं और अलग अलग तरीके से आप इतिहास के बुक में पढ़ते हैं। तो एक स्टोरी जो मुझे पता थी वो आपको बता दिया है, ठीक है। पृथ्वीराज उसको संयोगिता को गेट से लेकर के भागते हैं, ऐसा भी स्टोरी कहा जाता है, ठीक है। अब कितना सच्चाई इतिहास है, और इतिहास में जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब जयचंद के बारे में देखिए। जयचंद जो है सोचता था कि गोरी इसको नहीं आएगा, इस पे आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन होता क्या है कि दोबारा से 1194 में बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है, होता है, जिसमें जयचंद्र द रूलर ऑफ कन्नौज हैड एनिमिटी विद पृथ्वीराज थर्ड and therefore he not helped him against the Muslim. Now he had to face Muhammad alone. जबकि आप देखिए
क्योंकि पृथ्वीराज को हेल्प नहीं करा था, अब सेम सिचुएशन उसके साथ आ गया था। मीन्स कि सांप को दूध पिलाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको नहीं काटेगा, ठीक है। सांप जो है वो ये नहीं देखता कि इसने दूध पिलाया था, तो किसी को भी काट सकता है ना। तो यही बात है, जयचंद के साथ भी यही हुआ। और मोहम्मद जो है, मोहम्मद गोरी, जयचंद पे भी आक्रमण कर दिया, उसके साम्राज्य पे भी। और द बैटल बिटवीन मोहम्मद एंड जयचंद टुक प्लेस नियर चंदावर ऑन द रिवर यमुना बिटवीन इटावा एंड कन्नौज। और यहीं पे जो होता है, द राजपूत वर